सर बस 100 दिन बचे हैं, अब 100 दिन में जो है हमारा सर सिलेबस नहीं हुआ, सर क्या करें सर, रात को पढ़ें, सुबह पढ़ें, 11th करें, 12th करें, बोर्ड करें, जेई करें, मेंस करें। अरे यार इंडिया की जीडीपी का क्या होने वाला है, अरे इंडिया पाकिस्तान मैच का क्या होने वाला है, तो आप अपना प्रेजेंट भी खो देंगे। जो टॉपिक आप छोड़ के गए थे, जैसे फॉर एग्जांपल डैम्पिंग आपने छोड़ दी, ध्यान नहीं दिया, और डैम्पिंग पे बहुत ही आसान सा हलवा सवाल आ गया, तो ऐसे में आपका नुकसान होने वाला है, क्योंकि आपके जो कॉम्पिटिटर्स होंगे ना बच्चों, वो उस क्वेश्चन को आराम से कर लेंगे, क्योंकि सैंपल स्पेस बहुत बड़ा है। 10 लाख करीब बच्चे जो है जेईई मेंस का अटेम्प्ट देने वाले हैं। अगर कोई स्टूडेंट जेईई मेंस और जेईई एडवांस के लिए प्रिपरेशन कर रहा होता है, क्वेश्चन सॉल्व कर रहा होता है, तो उसकी थ्योरी अपने आप स्ट्रांग हो रही होती है। तो जब थ्योरी अपने आप स्ट्रांग हो रही होती है, तो वो बोर्ड में भी अच्छा कर रहे हैं। दिमाग खोल के सुनिए, अच्छी तरीके से, ओपन माइंड। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल के ऊपर। सो बच्चों, 100 डेज रह गए हैं। 100 डेज मतलब 100 मार्क्स लिखा है, लेकिन डेज भी 100 रह गए हैं। तो अभी कोटा के अंदर जैसे बच्चों से जब मिला, तो मुझे लगा यार बच्चे बहुत परेशान हैं, दे वांट सम आंसर्स टू वेरियस क्वेश्चंस। परेशान किस बात के लिए? मतलब पैनिक सा, अरे सर बस 100 दिन बचे हैं, अब 100 दिन में जो है हमारा सर सिलेबस नहीं हुआ, सर क्या करें सर, रात को पढ़ें, सुबह पढ़ें, 11th करें, 12th करें, बोर्ड करें, जेई करें, मेंस करें, या फिर हाँ जी ब्रेड रोल कि सर ब्रेड रोल बेचते। सो बच्चों, आखिरी टाइम है, तो इसके अंदर जो है कूल रहना है। आपकी पूरी मेहनत जो है वो रंग लाएगी। हालांकि बस ये है कि आखिरी का जो टाइम है वो सबसे ज्यादा, मतलब कह लीजिए इंपॉर्टेंट तो है ही है। अगर आप पास्ट के बारे में सोचते रहे इस टाइम पर कि अरे यार पास्ट में मैंने ये नहीं करा, ये नहीं करा, और अगर आप फ्यूचर के बारे में सोचने लग गए कि यार मेरा क्या बनेगा, जेई का अटेम्प्ट जो है जनवरी का सही जाएगा कि नहीं जाएगा, एडवांस में क्या होगा, अरे यार इंडिया की जीडीपी का क्या होने वाला है, अरे इंडिया पाकिस्तान मैच का क्या होने वाला है, तो आप अपना प्रेजेंट भी खो देंगे। तो गुरु मंत्र बच्चों सिर्फ एक ही है, और वो है यूटीपी, यूटिलाइज द प्रेजेंट। आने वाले 100 दिनों को अच्छी तरीके से आपने यूटिलाइज करना है, और गुरु मंत्र क्या है? यूटीपी। किसी भी टाइम पर दिन के अगर आपको लग रहा है कि मैं अपने गोल की तरफ अगर सर हूं कि नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ ये देखिए कि आप प्रेजेंट को यूटिलाइज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। पास्ट के बारे में चिंता नहीं करनी, फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना, सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट पे वर्क करना है। एक प्लान बनाना है, प्रॉपर प्लान बनाना है। नोबडी प्लान्स टू फेल बट फेल्स टू प्लान। क्या बोला? नोबडी, आप बोलो, वापस नहीं जा सकते। प्रेजेंस ऑफ माइंड बोलिए, मैंने क्या बोला था? नोबडी प्लान्स टू फेल बट फेल्स टू प्लान। नंबर 1 स्किल्स होती है बच्चों की लिसनिंग स्किल्स। ठीक है, तो अपनी लिसनिंग स्किल्स अच्छी तरीके से इंप्रूव करिए। आने वाला जो टाइम है उसको अच्छी तरीके से हमने यूटिलाइज करना है। तो आइए देखते हैं जरा क्या क्या डाउट स्टूडेंट्स पूछते हैं। जैसे ये पहला, सर अभी 100 दिन रह गए हैं, तो सर अपना जो वीक टॉपिक है सर उसे स्ट्रॉन्ग करें या फिर सर स्ट्रॉन्ग टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करें? देखो बच्चों, जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, जैसे जब भी रिवीजन की बात आती, बच्चा क्या करता है? उठा लेता है काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन। तो इतनी बार रिवाइज करा होता है तो वो स्ट्रॉन्ग हो गया। लेकिन जो ये थर्मोडायनेमिक्स है, ठीक है, एसएचएम है, वेव्स है, डैम्पिंग है, ये तो उन्होंने रिवाइज करे ही नहीं होते। तो अब जिसकी वजह से क्या होता है कि ये टॉपिक धीरे धीरे वीक हो जाएंगे, जिनको आप रिवाइज नहीं कर रहे। तो अपनी एक सेल्फ एनालिसिस करिए, देखिए आपके कौन से स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, कौन से वीक टॉपिक है। क्योंकि कुछ बच्चे रिवीजन जो करते हैं तो वो एसएचएम से रिवीजन स्टार्ट करते हैं, और कुछ बच्चे जो है वेक्टर से रिवीजन करते हैं। तो आपके कुछ स्ट्रॉन्ग टॉपिक होंगे, कुछ वीक टॉपिक होंगे। तो सिंपल सा आंसर, वीक टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करें या फिर स्ट्रॉन्ग टॉपिक को सुपर स्ट्रॉन्ग करें। मतलब स्ट्रॉन्ग टॉपिक सुपर स्ट्रॉन्ग, मतलब ये होना चाहिए। तो देखिए आंसर सिंपल सा है, वीक टॉपिक को आपने स्ट्रॉन्ग करना है। अब सर आपने कह दिया, सर हमने मान लिया, नहीं चलेगा। कि नीड क्या? लॉजिक। लॉजिक चाहिए, तो जय लॉजिक। लॉजिक देखो बच्चों सिंपल सा है, आप मुझे बस ये बता दीजिए, अगर वीक टॉपिक से, अगर वीक टॉपिक से आसान सवाल आ गया तो बता दीजिए, बता दीजिए। अगर आसान क्वेश्चन आ गया तो जो टॉपिक आप छोड़ के गए थे, जैसे फॉर एग्जांपल डैम्पिंग आपने छोड़ दी,
ध्यान ही नहीं दिया, और डैम्पिंग पे बहुत ही आसान सा हलवा सवाल आ गया, तो ऐसे में आपका नुकसान होने वाला है, क्योंकि आपके जो कॉम्पिटिटर्स होंगे ना बच्चों, वो उस क्वेश्चन को आराम से कर लेंगे, क्योंकि सैंपल स्पेस बहुत बड़ा है। 10 लाख करीब बच्चे जो है जेईई मेंस का अटेम्प्ट देने वाले हैं, ठीक है, मतलब जनवरी और अप्रैल का अटेम्प्ट में 10 लाख प्लस एस्पिरेंट तो है ही नहीं, ठीक है। तो अगर वीक टॉपिक है, अगर आपने उसको छोड़ दिया, स्ट्रॉन्ग नहीं करा, तो उसमें से अगर आसान क्वेश्चन हो गया तो डायरेक्ट नुकसान होने वाला है। तो इसलिए बच्चों लॉजिक सिंपल से है, अगर वीक टॉपिक से आसान सवाल आ गया तो इसलिए आप वीक टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि स्ट्रॉन्ग टॉपिक से क्वेश्चन जो आएंगे वो आप कर रहे हो, उसको सुपर स्ट्रॉन्ग करोगे तो आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि अरे सर हम बहुत सुपर स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, बट भाई उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि आसान क्वेश्चन जो है ना वो हो जाए। लॉजिक सिंपल सा है, बिकॉज अगर आसान क्वेश्चन आपने नहीं करा तो आप पीछे चलेंगे। मुश्किल क्वेश्चन अगर आता है, आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, उसमें सुपर स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन आ रहा तो वो बाकियों से भी नहीं होगा, क्योंकि बहुत मुश्किल क्वेश्चन है। लेकिन आसान क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए, क्योंकि आप कंपटीशन दे रहे हैं। लॉजिक क्लियर है। नेक्स्ट सवाल देखिए स्टूडेंट्स क्या पूछते हैं। सर बोर्ड की तैयारी करें कि हम जेई मेंस की तैयारी करें या जेई एडवांस की तैयारी, मतलब कंपटीशन की सर हम तैयारी करें या बोर्ड की तैयारी करें? बताओ, आप बताओ क्या होना चाहिए। लॉजिक लगाओ, जय लॉजिक। किसकी तैयारी करें? आंसर सिंपल सा है भैया, जेई की। क्यों? लॉजिक चाहिए ना, लॉजिक सिंपल से। कंपटीशन तो देना पड़ेगा ही। हाँ जी, कंपटीशन से बच के नहीं जा सकते। यानी कि आप जैसे कई बार स्टूडेंट्स सोचते हैं कि सर मुझे ना टफ लग रहा है, मैं ऐसा करता हूं सर मैं बोर्ड की तैयारी कर लेता हूं। कर ले भाई बोर्ड की तैयारी, कॉलेज में एडमिशन तो बोर्ड के बेसिस पे नहीं हो रहा ना, एक्सेप्ट बिट्स पिलानी, ठीक है, उसमें भी बोर्ड के अगर आप टॉपर हैं। तो इसका मतलब यह है कि बच्चों कंपटीशन तो फेस करना ही पड़ता है, ठीक है। अब जैसे आप इस फील्ड को छोड़ो, अगर आप मान लो जैसे जॉब की फील्ड में आते हो, जो एंटरप्रेन्योर बनते हो, वर्ल्ड के लेवल पे बात करें तो चाइना के साथ भी तो कंपटीशन है। यूएसए की कंपनियां, चाइना की कंपनियां भी तो कंपटीशन कर रही हैं ना, तो कंपटीशन तो ग्लोबल ही है। तो इसलिए आप इससे बच के नहीं जा सकते। बट क्या कर सकते हो, आप एक पॉजिटिव वे में सोच सकते हो कि यार मेरा कंपटीशन किससे है? अपने आप से। मुझे अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, बेटर एवरी डे, हर रोज मैं अपने आप में इंप्रूवमेंट लेके आऊंगा। अगर ऐसा आप सोचेंगे तो यू विल सी कि आपको चिंता नहीं होगी कंपटीशन की, और आप इंप्रूव होते रहेंगे कंटिन्यूअसली। तो आपका कॉम्पिटिटर कौन है? आप खुद, ठीक है। तो कंपटीशन तो देना पड़ेगा ही। अगर आप बोर्ड की तैयारी करते हैं और ये सोच रहे हैं कि मैं जेईई मेंस से, जेईई एडवांस से बच जाऊंगी, तो ऐसा नहीं है, वो तो आपको देना ही पड़ेगा। तो जब आपके पास कोई चॉइस नहीं है तो इसलिए आप तैयारी उसकी करें, क्योंकि इसी के बेसिस पर कॉलेज में एडमिशन होने वाला है। और ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो सिलेबस इसका और इसका दोनों का क्या होता है? सेम। तो जब सिलेबस सेम है तो भाई चिंता किस बात की। हाँ, ये कई बार स्टूडेंट्स के मन में डाउट हो सकता है कि सर मुझे जेईई मेंस टफ लग रहा है और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कहीं मेरा बोर्ड ही ना हो, तो सर इसलिए मैं बोर्ड पे फोकस कर रहा हूं, क्या पता मेरा बोर्ड ना हो, है ना। ऐसे भी कई बार सोचते हैं। तो देखिए पहली बात तो यह है कि नेगेटिविटी को अपने दिमाग से हटाओ, ठीक है। मैं भी जब 10th क्लास में था, बी सेक्शन में था, तो मुझे अपने स्कूल के अंदर टीचर जानते नहीं थे, ठीक है, नाम ही नहीं पता था। लेकिन क्या था कि मन में कभी ना इस तरीके से हम मतलब लोगों को लगता था कि मैं एवरेज हूं, मुझे भी लगता था मैं एवरेज ही हूं। बट क्या था, बेसिक से चीजें करते थे। नेगेटिविटी जो है उसको मैंने कभी भी अपने पास नहीं रखा, पॉजिटिविटी रखी, और इवेंचुअली अपने स्कूल में टॉप कर लिया। तो कहना मैं ये चाह रहा हूं बच्चों कि इस टाइम पर आप आराम से अगर बोर्ड की तैयारी करोगे तो बोर्ड भी अच्छा जा सकता है, ठीक है। अगर आप जेईई मेंस की तैयारी करोगे जेईई मेंस भी अच्छा जा सकता है। दोनों आपके पास फुल मतलब कैपेबिलिटी है। अब लेकिन सर बोर्ड की हम तैयारी करेंगे जेईई मेंस की, अगर आपने बोर्ड की तैयारी करी तो बोर्ड अच्छा जाएगा, बट जेईई मेंस अच्छा नहीं जा पाएगा, ठीक है। ये एक प्रॉब्लम है, क्योंकि बोर्ड की तैयारी आप अच्छी तरीके से करोगे तो आपको थ्योरी के आंसर लिखने आ जाएंगे, मतलब कि भैया कैसे कोई पर्टिकुलर थ्योरी को लिखा जाता है, ठीक है, थ्योरी आपकी अच्छी हो जाएगी। लेकिन जब एप्लीकेशन पार्ट आता है तो वहां पर आप पीछे हो सकते हो, क्योंकि इसके अंदर जेईई मेंस के अंदर क्या आएगा? एप्लीकेशन पार्ट। तो इसलिए आपको तैयारी करनी चाहिए जेईई मेंस की, जेईई एडवांस की, एप्लीकेशन पार्ट की, क्योंकि एप्लीकेशन पार्ट की जब आप तैयारी करेंगे तो थ्योरी अपने आप ही आएगी। कोई बिना थ्योरी के आप एप्लीकेशन कर ही नहीं सकते। इट इज काइंड ऑफ कि जैसे आपको कार चलाना, मैंने एक मैनुअल पकड़ा दी जिसमें कार के बारे में बताया है कि स्टीयरिंग क्या है, कहां पर गियर है, कहां पर ब्रेक है, कहां रियर व्यू कैमरास है, कैमरास जब शीशे हैं, ठीक है, डिपेंड करता है कि कार कौन सी है।
तो उससे आप ऐसा नहीं कि कार चलाना सीख गए। आपको जब बोला जाएगा कि ये लो देखो ये रही कार आपकी, अब आप 2 किलोमीटर दूर यहां पर श्रीनाथपुरम पर आइए, ठीक है, यहां पर आ जाइए, इस पर्टिकुलर जगह पर आ जाइए। तब आप जब वहां पर आएंगे तो मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि भैया क्लच कहां, गियर कहां, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है तभी आप गाड़ी चला पा रहे हो। तो सिमिलरली अगर कोई स्टूडेंट जेईई मेंस और जेईई एडवांस के लिए प्रिपरेशन कर रहा होता है, क्वेश्चन सॉल्व कर रहा होता है, तो उसकी थ्योरी अपने आप स्ट्रांग हो रही होती है। तो जब थ्योरी अपने आप स्ट्रांग हो रही होती है तो वो बोर्ड में भी अच्छा कर लेगा, ठीक है ना। तो एक लॉजिक और मिल रहा है कि हम एप्लीकेशन पे वर्क करेंगे। तो एप्लीकेशन ऑफ कंसेप्ट्स विल इंक्रीज योर थ्योरी, ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ कंसेप्ट्स विल इंक्रीज योर थ्योरी, क्लियर है। चलो भाई और देखें बच्चे क्या सवाल पूछते हैं कि सर अब मैं कंपटीशन की तैयारी करने लग गया या लग गई, सर अब मेरे को बताओ मैं ना किसकी तैयारी करूं, मेंस की तैयारी करूं कि एडवांस की तैयारी करूं। तो देखिए ये इस सवाल का जवाब क्या है, सर मेरे मन में है कि मैं आईआईटीएन बनूं, लेकिन सर मैंने तैयारी बिल्कुल नहीं करी, चाहता हूं। अरे भैया सुन लो, चाहते हर कोई है, हर कोई चाहता है, हर कोई चाहता है कि भैया मैं भी बहुत बड़ा आदमी बनूं, ठीक है, मैं ये काम करूं वो काम करूं, ये टारगेट अचीव हो मेरे, ठीक है। बट अगर वो टारगेट आप अचीव करने के लिए वर्क नहीं कर पा रहे हो तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि भैया क्या रोड ब्लॉक्स आ रहे हैं, मतलब आपके रास्ते में क्या क्या पंगे आ रहे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, उस पर वर्क करो, ठीक है। तो उस पर वर्क करिए, देखिए क्यों नहीं आपने तैयारी करी, या फिर अगर पास के बारे में नहीं चिंता करनी जैसे कि मैंने कहा, तो आप क्या करें, सिर्फ और सिर्फ आने वाले 100 दिन में एक ठान लें कि भैया कि मैंने पढ़ाई करनी है। तो उसके अंदर सही एडवाइस क्या है, देखिए सही एडवाइस ये है कि अगर आपने पहले से ही एडवांस की प्रॉपर आपने तैयारी करी है, क्योंकि एडवांस की तैयारी ऐसा नहीं होता कि एंड में आके हो गई, अगर आप शुरू से ही एडवांस की तैयारी कर रहे हैं तो एडवांस आंसर है, बट मेंस पहले आपको करना चाहिए, क्योंकि बर्ड इन हैंड इज बेटर देन टू इन बुश। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास जैसे एक इंसान है, उसके पास एक कबूतर था, ठीक है, उसने देखा यार बगल में झाड़ियों पर 2 कबूतर बैठे हुए हैं, चलो भैया 2 कबूतर लेते हैं। तो वो जैसी 2 कबूतर लेने के लिए भागता है तो वो 2 कबूतर बेचारे उड़ जाते हैं, ये देख के कि तुम आ रहे हो उसको पकड़ने के लिए, और जो आपके हाथ में तो कबूतर था वो आप खो बैठे। तो इसका मतलब क्या है कि बर्ड इन हैंड इज बेटर देन टू इन बुश। तो पहले आपको जो है इन दोनों में से मेंस पर फोकस करना चाहिए, ठीक है ना। तो फोकस फर्स्ट ऑन मेंस, पहले मेंस पे फोकस करो, उसके बाद इफ कंडीशन लगा दी भाई, कोडिंग होता था ना इफ कंडीशन। तो इफ कंफर्टेबल, इफ यू आर कॉन्फिडेंट, देन गो टूवर्ड्स एडवांस, ठीक है, देन गो टूवर्ड्स एडवांस। तो आखिरी जो ये टाइम है 100 दिनों का, इसमें आपको ठान के चलना है कि भैया मैंने जो चीज कह दी तो कह दी। जैसे मैंने अपने टाइम पे क्या करा था, एक बोर्ड लगा दिया था, उस पर लिख दिया था टारगेट ऑल इंडिया रैंक 1। जी हाँ, टारगेट रैंक 1 लिखा था। हालांकि मेरा जो रैंक था वो 1914 है, ऐसा नहीं कि मैं डीप डिप्रेशन में चला गया, ठीक है, बल्कि जब तक पेपर नहीं होता उससे पहले तो सभी को रैंक 1 ही टारगेट करना चाहिए, एफर्ट्स में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आखिरी लेकिन जो 100 दिन थे वो गेम चेंजर थे। किसी भी स्टूडेंट के जो भी सिलेक्ट हुआ उससे पूछना आखिरी 100 दिन उसके कैसे थे। सारी मेहनत जो दिखती है वो आखिरी 100 दिनों की ही होती है, क्योंकि उससे पहले जो आपने करा भूल गए, साल पहले करा क्या हुआ भूल गए, ऐसे ही होता है, भूल जाते हैं। तो इसलिए आखिरी 100 दिन को अच्छी तरीके से मेहनत करिए, और जो कमी पेशी रह गई है, जैसे कईयों के मन में होगा सर मैं साल पहले नहीं पढ़ा, लगा दो दम पूरा, ठीक है, पूरी दम लगा देंगे। आगे नेक्स्ट, सर 11th करें कि 12th करें। भैया 11th, लॉजिक नंबर 1, मोर सिलेबस, 11th के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। एक तो 11th का सिलेबस ज्यादा है, दूसरा 12 का बेसिक क्या है, 11 है। तो 11 और 12 के अंदर 11 सर मेरा गोल है, 12th में कर रहा हूं, तो क्या करना चाहिए इन 100 दिनों में,
अगर आप 12th में हैं तो थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के 11th के टॉपिक्स को रिवाइज करते रहिए। सैटरडे संडे टाइम निकाल के 11th के टॉपिक को रिवाइज करते रहिए। जैसे ऑप्टिक्स है, रे ऑप्टिक्स, तो उसके अंदर चाहिए हमें वेव्स, तो वेव्स पढ़ डाला। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कहीं अगर लॉज ऑफ मोशन का यूज हो रहा है तो लॉज ऑफ मोशन पढ़ रखा। तो ऐसे अगर आप चीजें करेंगे तो बेटर रहेगा। जैसे कि मैग्नेटिक्स के अंदर वो सर्कुलर मोशन आ जाता है, अगर किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में फेंकते हैं तो सर्कुलर मोशन होता है, तो उस वक्त सर्कुलर मोशन की थ्योरी की आवश्यकता है। तो इसलिए आप 11th के टॉपिक्स जो है कर रहे हैं साथ साथ, तो बेटर रहेगा। और 11th का सिलेबस भी ज्यादा है कंपेयर टू 12th, और 11th जो है अगर आपका बेस बन गया है तो 12th आपके लिए इजी रहेगा। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट 12th का है तो वो 12th पे फोकस करे, लेकिन 11th को वो स्किप नहीं कर सकता, उसको संडे सैटरडे टाइम निकाल के, या फिर अगर वीकेंड बैच का है स्टूडेंट तो रेगुलर डेज में टाइम निकाल के अपनी 11th को स्ट्रॉन्ग करना है। आगे देखें क्या स्टूडेंट्स पूछते हैं। सर बैकलॉग हो गया है। तो सर अब बैकलॉग कंपेयर करें किसके साथ? करंट टॉपिक के साथ। सर क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है सर वो करें या फिर बैकलॉग करें? वही सेम आंसर 11th और 12th वाला, यानी कि बैकलॉग जो है उसको करेंगे कब? बैकअप डेज में, यानी कि सैटरडे संडे, अगर वीकेंड बैच के हो तो रेगुलर डेज में। लेकिन जो करंट टॉपिक है उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। लेकिन सर करंट टॉपिक के लिए सर वो सर क्या बैकलॉग लग रहा है? नहीं, देखो भाई, करंट टॉपिक जो है अगर आपने उसको छोड़ के बैकलॉग पे वर्क करने लग गए और करंट टॉपिक चला गया तो वो भी बैकलॉग में कन्वर्ट होगा। तो सबसे पहले बैकलॉग के लिए जरूरी क्या है कि करंट टॉपिक साथ साथ चले। कई बार हो सकता है कि आपको लगे कि सर ये बैकलॉग में जो चीज थी वो करंट टॉपिक में यूज हो रही है, तो आप बैकलॉग का सिर्फ और सिर्फ पिन पॉइंट करवा लीजिए, अपने टीचर से पूछ लीजिए सर इस टॉपिक के लिए मेरे को पिछले टॉपिक का क्या आना चाहिए। ऐसा कभी नहीं होगा कि सब कुछ आना चाहिए, कुछ खास पॉइंट्स होंगे उन पे वर्क कर लीजिए, करंट टॉपिक के साथ नो कॉम्प्रोमाइज। ठीक है, तो लॉजिक सिंपल सा है। जैसे अगर आप इस तरह सोचिए, इमेजिन करिए ये बैकलॉग है आपका, करंट टॉपिक पे फोकस करा नहीं तो बैकलॉग बढ़ रहा है। अब अगर आप करंट टॉपिक पे वर्क करते रहेंगे तो बैकलॉग का साइज वही रहा, टाइम बीत रहा है, आपको एक्स्ट्रा टाइम जैसे मिल रहा है आप बैकलॉग खत्म कर रहे हैं। इस प्रकार से बच्चों बैकलॉग खत्म होता है। लेकिन स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बैकलॉग पे वर्क करने लग जाते हैं, करंट टॉपिक को छोड़ देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, बैकलॉग बढ़ता रहता है, टाइम बीतता जा रहा है, बैकलॉग बढ़ता जा रहा है। कोई करंट टॉपिक इज कन्वर्टिंग इनटू बैकलॉग एंड दे आर ट्राइंग टू डिक्रीज द बैकलॉग, बट करंट टॉपिक्स की स्पीड भी है, जिसके कारण वो बेचारा हमेशा पता चल रहा है 1 महीने पहले क्या कर रहा था, बैकलॉग, अभी क्या कर रहा है, बैकलॉग। बच्चे फ्यूचर में भी तुम बैकलॉग ही कर रहे होंगे। ठीक है, तो बैकलॉग के लिए सिंपल सा आंसर दे दिया गया है लॉजिक के साथ कि करंट टॉपिक के साथ नो कॉम्प्रोमाइज। अगर बैकलॉग के कोई टॉपिक की आवश्यकता है तो अपने टीचर से पूछिए, उसी टॉपिक पे वर्क करके करंट टॉपिक के साथ नो कॉम्प्रोमाइज, और जैसे ही टाइम मिलेगा तो उसके अंदर आप वर्क करेंगे किसके ऊपर, अपने बैकलॉग के ऊपर। सर दिन में पढ़ूं कि रात में पढ़ूं? देखो भाई, यहां पर अब आंसर जो है वो डे है। लॉजिक आप सोचिए, पेपर आने वाला है, अब शिफ्ट आपको पता नहीं ना, मॉर्निंग की रहती इवनिंग की रहती भाई। तो अगर मॉर्निंग की शिफ्ट है और आप मॉर्निंग में सो रहे हो तो दिक्कत पड़ सकती है। तो इसलिए अब अपना जो बॉडी क्लॉक है वो डे के हिसाब से अपने आप को चेंज करिए और मॉक टेस्ट पर वर्क करिए। मतलब आप ये समझ के चलिए, एवरी 15 days गिव वन मॉक टेस्ट, अपना एक मॉक टेस्ट दीजिए। अब कईयों के मन में होगा कि सर पीडब्ल्यू के अंदर जो है हमारा एटीएस हो रहा है, ठीक है वो तो है ही है। ये मॉक टेस्ट जो मैं बोलना चाह रहा हूं ये मतलब आपका एक पर्सनलाइज्ड मॉक टेस्ट, जिसके अंदर आप एनटीए की ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो टॉपिक्स आपने कर लिए हैं, ठीक है, वर्क कर लिया, उसके लिए एक मॉक टेस्ट तैयार करिए। क्योंकि ऑब्वियसली आपका सिलेबस अभी पूरा हुआ नहीं है तो आप फुल सिलेबस टेस्ट तो नहीं दे सकते जयलॉजिक, बट आपने जो सिलेबस कर लिया है उसका तो एक मॉक टेस्ट बनाया जा सकता है, उन टॉपिक्स के ऊपर टेस्ट दिया जा सकता है। तो पीडब्ल्यू की ऐप के अंदर भी बहुत सारे आपको डीबीपीएस के अंदर क्वेश्चन मिल जाएंगे, पुराने टेस्ट दे सकते हैं, या फिर आप एनटीए की ऐप भी यूज कर सकते हैं। उसके अंदर आप कस्टमाइज्ड अपना टेस्ट एक दीजिए, जिसके अंदर जो क्वेश्चंस आपने जो टॉपिक्स आपने कर रखे उन पर आप वर्क करें। ठीक है, तो 15 डे के अंदर, 15 दिन के अंदर एक टेस्ट आपका प्रॉपर होना चाहिए, मॉक टेस्ट। और इट शुड बी लाइक जैसे कि आप रियल एग्जाम को ट्रीट करते हो, यानी कि जिस दिन एग्जाम होता है तो पहले आपको पता रहता है कि इस संडे मेरा टेस्ट है। पेरेंट्स को बोलो, पेरेंट्स मेरा इस हफ्ते टेस्ट है, मम्मी पापा पूजा करो इस हफ्ते टेस्ट है। वो कहेंगे कब है, फिर इसी हफ्ते, यही मेन शिफ्ट हो गया, यही है। तो पूरा एनवायरमेंट वैसे ही रखिएगा।
है ना, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किसी भी एंगल से। आपको रखना चाहिए कि मेरा संडे को टेस्ट है, संडे टेस्ट के लिए प्रिपरेशन करें एज इफ कि इट इज रियल टेस्ट। क्योंकि ऐसे करने का लॉजिक क्या है, क्योंकि अगर आप ऐसे करेंगे तो इवेंचुअली आपका ब्रेन, आपकी एनवायरमेंट, आपके फैमिली मेंबर्स, उन सबको लगेगा कि हाँ यार ये टेस्ट के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो और ये आपका टेस्ट था। और जैसे जब असली टेस्ट आएगा तो आपको लगेगा कि यार ये तो वही प्रैक्टिस टेस्ट था। तो प्रैक्टिस टेस्ट और असली टेस्ट के बीच में फर्क जो है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन टेम्परामेंट बहुत जरूरी है भैया। 10 लाख बच्चों में से मान के चलो 3 लाख बच्चों का सिलेबस पूरा हो जाता है, उसके अंदर से 1.5 लाख बच्चों को पेपर पूरा आ रहा होता है, वो बाद में लेकिन करते हैं, लेकिन सिलेक्ट बहुत ही कम बच्चे होते हैं। ऐसा क्यों है? सिंपल सा आंसर है बच्चों, दिमाग खोल के सुनिए अच्छी तरीके से, ओपन माइंड, ओपन माइंड, कोई बिलीफ सिस्टम मत बनाइए, ठंडा दिमाग, लॉजिकल बात हो रही है। स्टूडेंट्स जो हैं एग्जामिनेशन टेम्परामेंट में फेल हो रहे होते हैं, पेपर के अंदर क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, तो उन्हें डर लग रहा होता है, पैनिक, अरे सर मेरा टेस्ट है, वो स्ट्रेस है, पेरेंट्स ने मेरे से ये एक्सपेक्टेशन रखी और मेरे से टीचर्स ये एक्सपेक्टेशन रख रही, मैंने अपने आप से एक्सपेक्टेशन रख ली, एग्जाम मेरे को करना है करना, वो ऐसे ही सोचता रहता है, टाइम निकल जाता है, टिंग टिंग टिंग। तो इसलिए आप एग्जामिनेशन टेम्परामेंट पे वर्क करें और ये एक इंपॉर्टेंट गेम चेंजर साबित होगा। और देखिए भाई, सर थ्योरी करेंगे प्रैक्टिस करें? अब सिंपल सा आंसर है, अगर थ्योरी नहीं है, विदाउट थ्योरी प्रैक्टिस कैसे कर लोगे? सिंपल सा सवाल। अगर आपकी थ्योरी नहीं है तो प्रैक्टिस कैसे कर लोगे? हाँ, अगर आपकी थ्योरी है, हो चुकी है, जैसे फॉर एग्जांपल 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की थ्योरी आपको आती है, तो जंप टुवर्ड्स प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का मतलब है क्वेश्चन कर डालो, एचसी वर्मा कर डाली, डीपीपी कर डाली, पीडब्ल्यू में जो क्लास में कराया था वो दोबारा से कर डाला, मॉड्यूल दोबारा से कर डाला, डीपीपी मिली थी दोबारा से, टेस्ट हुआ था वो भी दोबारा से। रिवीजन का मतलब ही यही है। तो डायरेक्ट आप प्रैक्टिस पर आ सकते हो, एक शॉर्ट थ्योरी देख के, हैंडबुक जो है पीडब्ल्यू के ऐप में है, वहां से आप हैंडबुक ले सकते हैं, सारे शॉर्ट नोट्स आपने बनाए होंगे, वो देखने के बाद डायरेक्ट प्रैक्टिस में आइए। लेकिन सर अगर हमारी थ्योरी क्लियर नहीं है तो क्या करें? मत प्रैक्टिस करो, अटकते रह जाओगे। पहले में अगर अटकेंगे, कई बार स्टूडेंट बोलते सर मैं ना प्रैक्टिस करके थ्योरी सीखूंगा, ना भैया, अटकते रहोगे, गलत मलत चीजें समझ लोगे। पहले थ्योरी, अच्छी तरीके से थ्योरी, फिर उसके बाद प्रैक्टिस। ओके, चल भाई आगे आगे। कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर पीवाईक्यू करें कि नए क्वेश्चन? यहां पर रिकमेंडेड है पीवाईक्यू करो, पीवाईक्यू फॉर जेईई मेंस, ठीक है, ये रिकमेंडेड है। और सर एडवांस के लेकर तैयारी कर रहे हैं तो पीवाईक्यू के बाद आप न्यू क्वेश्चंस कर सकते हो। और क्या? एडवांस। तो अगर एडवांस की तैयारी कर रहे हैं तो पीवाईक्यू के बाद न्यू क्वेश्चन करना जरूरी है, क्योंकि देखिए बच्चे पीवाईक्यू पर ही वर्क करते रहते हैं, लेकिन क्वेश्चन तो रिपीट होने नहीं वाला एडवांस के अंदर, तो देयर इज अ, कह लीजिए, फ्लॉ। तो बच्चे जो है पीवाईक्यू करते रहते हैं लेकिन क्वेश्चन तो नया आएगा, तो इसलिए एडवांस के लिए ऐसा। लेकिन जेईई मेंस में कुछ नए क्वेश्चन जो आएंगे ना, तो उनमें आप क्रिएटिविटी उतनी ज्यादा मत एक्सपेक्ट करें, मतलब जितना एडवांस के अंदर क्रिएटिविटी लगती है कि नया सिचुएशन बना देते हैं, तो वैसी सिचुएशन जेईई मेंस में नहीं आने वाली। जेईई मेंस में यू विल सी कि हाँ क्वेश्चन वैसे ही होंगे जैसे पास्ट में आ रखे हैं, क्योंकि उनको बहुत सारे लॉजिक दिया जा रहा है, क्योंकि उनको बहुत सारे एग्जाम कराने हैं, जनवरी अटेम्प्ट भी कराना है और उसके बाद अप्रैल अटेम्प्ट भी, और उसके अंदर भी बहुत सारी शिफ्ट्स होंगी, मल्टीपल शिफ्ट्स होंगी, तो इसलिए क्वेश्चन रिपीट होंगे, क्वेश्चन जो है वैसे ही होंगे जैसे पहले थे। अगर डेटा चेंज भी होगा तो सिचुएशन वही रहेगी, तो इसलिए आप पीवाईक्यू करेंगे जेईई मेंस के लिए तो बहुत फायदा मिलने वाला है। और स्टूडेंट अगर मेहनती है तो जेईई मेंस आपकी पॉकेट में है, ठीक है, जेईई मेंस जो है वो बहुत ही आसानी से आप क्रैक कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हाँ, कई बार स्टूडेंट कहते सर आपने नाम नहीं बताया, अपना इंट्रोडक्शन नहीं दी, तो देखो भाई, अगर आपने वीडियो पूरा देख लिया है तो मैं अपने बारे में बता देता हूं। मेरा नाम युग कुमार सरीन है एंड आई एम बीटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम आईआईटी रुड़की। ईयर ऑफ पास आउट इज 2009। 2005 में मैंने पेपर दिया था, 2005 में मेरा 1914 रैंक था, और 2009 ऑनवर्ड्स विदाउट चेंजिंग एनी फील्ड मैं इसी फील्ड में रहा, मतलब मैंने ऐसा नहीं कि अपना कोई फील्ड चेंज करी हो, मैं कंटिन्यूसली 2009 ऑनवर्ड्स प्रोफेशनली फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। तो जिसके अंदर मैंने बच्चों को देखा कि किस प्रकार से वो अपना जो है रैंक लेके आते हैं,
ठीक है, किस तरह से बेसिक पे वर्क करते हैं, और कईयों के लिए चीजें बहुत आसान, कईयों के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। ठीक है, तो मैं अपना जितना भी एक्सपीरियंस है उसको एक साथ रख के जो चीज आपको बताना चाहूंगा वो ये है कि आखिरी 100 दिन में गेम चेंजिंग होती है। मैंने देखा है कि आखिरी 100 दिनों में जो स्टूडेंट्स कड़ी मेहनत करते हैं वो रैंक ले जाते हैं, और जो पहले से मेहनत कर रहे थे लेकिन आखिरी में आके जो है थोड़ा मतलब रैंडम थॉट्स आने लग गई, चिंता करने लग गए, या ओवर कॉन्फिडेंस में चले गए, उनका बेड़ा गर्क हो जाता है। आप बोलोगे सर आप जय लॉजिक बोलते तो लॉजिक क्या है? लॉजिक सिंपल से यार, जैसे आप कोई रेसिंग हो रही है या फिर आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करिए, आप जो अभी करेंगे वो फ्रेश रहेगा माइंड में, तो जो मेहनत लेटेस्ट हो रही है उसका असर पड़ रहा है। जैसे आज आपने जो पढ़ा है वो आपको पता है कल तक याद रहेगा, परसों तक याद रहेगा, और अगर उस पर आप वर्क करते रहोगे तो महीने तक याद रहेगा, तो इट विल बी फ्रेश। मतलब ये जो 100 दिन है ना ये फ्रेश रहने वाले हैं। आपको ये 100 के 100 दिन में जो आप मेहनत करोगे उसका आउटपुट मिलने वाला, अच्छा आउटपुट मिलने वाला। हालांकि साल जो पहले करा है वो तो भूल सकते हो ना, उसकी चीजें जो है अगर प्रैक्टिस नहीं करी तो गायब हो सकती ना माइंड से। आप खुद ही बताओ 3rd क्लास में क्या करा था फरवरी के टाइम पे, नहीं पता ना। 7th क्लास में बताइए सोशल साइंस के अंदर 5वें चैप्टर के अंदर क्या करा था, ठीक है, नहीं पता। तो बस सिंपल सा लॉजिक है जो कि आपको क्लियर हो चुका है कि आखिरी 100 दिन जो है मेहनत करनी। सर अब वो मोटिवेशन कैसे आएगा कि मेहनत करनी है? मोटिवेशन देखिए आता है लॉजिक से। आपको जैसे मैंने ऑलरेडी स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि भैया कभी भी चिंता नहीं करनी। क्यों? क्योंकि यार ऐसे सोचो कि यार अल्टीमेटली आप एक प्लेनेट पर ही हो। यूनिवर्स कितना बड़ा है, इतना बड़ा यूनिवर्स, ट्राई टू विजुलाइज कलर्स के साथ। बैकग्राउंड देखिए बिल्कुल ब्लैक कलर का है, ठीक है, और स्टार्स को देखिए, गैलेक्सीज को देखिए, और फिर बगल में एक स्टार किसी कोई औकात नहीं जिसका नाम है सन, उसको देखिए, उसके पास एक रॉक का टुकड़ा घूम रहा है, विजुलाइज कर रहे हैं हम, ठीक है ना। और वो रॉक का टुकड़ा जो घूम रहा है उसके ऊपर आपको मैं देख रहा हूं और आप चिंता कर रहे हो। हंसी नहीं आ रही यार? इतना बड़ा यूनिवर्स और आप चिंता कर रहे हो, तो इसलिए चिंता करनी ही नहीं यार। इतने बड़े यूनिवर्स में यूनिवर्स कोई भाव नहीं दे रहा है ह्यूमन बींग्स, तो आप अपनी यार अपनी प्रॉब्लम्स को क्यों इतना ज्यादा भाव देते हो? ठीक है, तो अपना कंपटीशन अपने आप से रखिए, और जैसे कि मैंने कहा कि चिंता होनी नहीं चाहिए। यू शुड बी लाइक कि भैया कुछ भी हो हम रेडी टू फेस, ठीक है। कैसे ये होगा? जब अपने आप को बोलोगे, आप जैसे बोलिए मैं हूं शेर, मैं हूं शेर, नहीं बोलो विद्या माता की कसम और गाली भी चढ़ा दी, बोलना आपको जोर से बोलो मैं हूं शेर, मैं हूं शेर, नहीं बोलो जोर से मैं हूं शेर, मैं हूं शेर, नहीं। अपने आप सारा का सारा डर भाग जाएगा, ठीक है। तो एकदम से खड़े होइए, पूरा का पूरा जो है आज जिम्मा उठाइए, प्लान बनाइए, अपना एक पर्सनलाइज प्लान बनाइए, खुद बनाओगे, जिम्मेदार आप खुद हैं, आप खुद जिम्मेदारी इसकी उठाइए कि मेरे को अपना एक प्लान बनाना है, सर ने मेरे को डायरेक्शन दी, उस डायरेक्शन में मेरे को दौड़ना है, ठीक है, क्लियर है। और मेहनत करो यार, कभी भी चिंता नहीं करनी। जैसे कि लॉजिक और दे देता हूं जाते जाते, एंड कर रहे हैं भैया वीडियो को। क्या फेमस हो चुका है वो वैसे कि भैया कभी ऐसा हुआ है कि कोई स्टूडेंट पढ़ रहा था रात को और पढ़ते पढ़ते एचसी वर्मा पढ़ते हुए मरा हुआ पाया गया। न्यूज में आ रहा है कि एचसी वर्मा पढ़ रहा था और बच्चा मर गया। चलो जी एचसी वर्मा को पकड़े, ऐसा तो कभी नहीं हुआ ना। सो इसे प्रूव क्या हो रहा है कि पढ़ाई करते हुए आज तक कोई मरा नहीं। कईयों के मन में होगा सर ये क्या, ये तो सर हम पढ़ रहे कभी यहाँ पे भैया सुसाइड हो गया जी। अरे भाई वो पढ़ाई पढ़ते हुए कभी नहीं होता, पढ़ रहा था बच्चा, कभी नहीं होता यार, कभी नहीं होता, ठीक है। तो पढ़ाई में कोई रिस्क नहीं है, देयर इज नो रिस्क इन दिस, ठीक है। तो जब कोई पढ़ाई में रिस्क ही नहीं है, कार एक्सीडेंट होते हैं उसमें कितना रिस्क होता है, पढ़ाई में कोई रिस्क नहीं है, तो दिन रात एक करके मेहनत करो ना। फिर तो मेहनत करिए, दिन रात एक करके पूरी मेहनत करिए, आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर आप में पूरा विश्वास है तो अपने ऊपर पूरा विश्वास रखिए। मैं हूं शेर, मैं हूं शेरनी। जो टारगेट दिए गए हैं, जो समझाया गया है, प्लान करिए, वर्क करिए और अच्छी तरीके से फोड़ दीजिए। ओके बच्चों, तो चलिए फिर दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं फिर कभी इसी चैनल पर, फिर किसी और दिन। ओके स्टूडेंट्स, बाय।